गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है पद परिचय। आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय, जैसा कि आप जानते हो, पद परिचय का अभिप्राय वाक्य में आए जो पद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना। व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद से क्या अभिप्राय है? शब्द स्वतंत्र होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। जब शब्दों का प्रयोग हम किसी वाक्य में कर देते हैं तो वाक्य के पद कहलाते हैं। जो शब्द है, शब्दों का प्रयोग हम अगर वाक्य में करते हैं तो वे शब्द शब्द न रह करके वाक्य के पद बन जाते हैं। और उन्हीं पदों का व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना, व्याकरणिक दृष्टि से परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। इसके माध्यम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पद, जो वाक्य में हमने जो विशेष शब्द प्रयुक्त किया है, अर्थात वो वाक्य का पद है, तो वह पद उस वाक्य में संज्ञा का काम कर रहा है या सर्वनाम का काम कर रहा है या क्रिया का काम कर रहा है या क्रिया विशेषण है या क्रिया विशेषण का कोई भेद है या कोई अव्यय है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय आदि बोधक है। तो उसके बारे में जानकारी लेना और उसका उपभेद, संज्ञा का उपभेद, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा, ऐसे ही सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है आदि का नाम लिखना। और क्रिया अकर्मक है कि सहकर्मक है, और क्रिया विशेषण कालवाचक है या स्थानवाचक है, या रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है, तो उनका भेद लिखना। और लिंग और वचन, और उसके लिंग और वचन क्या है? वह जो शब्द है, वह जो पद है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, इन सब का परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की जानकारी देना। किसी वाक्य के अंदर व्याकरण की दृष्टि से शब्दों की जानकारी देना। शब्दों का मतलब यह है कि वाक्य में जो प्रयुक्त पद हैं, उन पदों की जानकारी ही देना क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। तो इसी प्रकार से विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, उसके आधार पर विकारी और अविकारी शब्द होते हैं, उसके आधार पर पद परिचय के 8 प्रकार कर दिए जाते हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? उन 8 प्रकारों के आधार पर ही हम पद परिचय देते हैं। सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय, नंबर 2 सर्वनाम का पद परिचय, नंबर 3 विशेषण का पद परिचय, नंबर 4 क्रिया का पद परिचय, और नंबर 5 अव्यय का पद परिचय। अव्यय के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय, क्योंकि ये अव्यय के भेद हैं। क्रिया का पद परिचय, संबंध बोधक का पद परिचय, समुच्चय बोधक का पद परिचय और विस्मय आदि बोधक का पद परिचय। और इसके अलावा एक और होता है निपात का पद परिचय। तो ये विशेष रूप से 7 भेद हैं। 7 भेद कैसे हुए? 5 भेद तो ये हैं, 4 भेद ये, 5 अव्यय का पद परिचय। अगर इसको 5 नंबर डालते हैं तो अव्यय का पद परिचय, अव्यय के ये 1 2 3 4 भेद आ जाते हैं। तो 4 और 3 7 भेद हो जाते हैं। और अगर अव्यय के अंतर्गत लेते हैं तो इनके मुख्य रूप से 5 भेद हो जाते हैं, क्योंकि अव्यय के अन्य 4 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका पद परिचय करेंगे। सबसे पहले हम पद परिचय करेंगे संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय भेद है संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक, संबंध का यह अर्थ है क्रिया से उस पद का क्या संबंध है, उस पद से क्रिया का क्या संबंध है, क्रिया से वह पद क्या संबंध रखता है। तो ये सब संज्ञा के पद परिचय में हमें बताना पड़ता है। तो उदाहरण में हम देखेंगे, अनीता पुस्तक पढ़ रही है। उदाहरण में क्या लिखा है? अनीता पुस्तक पढ़ रही है। तो बच्चों, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? परीक्षा में एक वाक्य दे दिया जाता है और वाक्य के अंदर शब्दों को रेखांकित किया जाता है। वो शब्द, एक शब्द रेखांकित हो सकता है, 2 शब्द रेखांकित हो सकते हैं, 3 शब्द रेखांकित हो सकते हैं, 2 या 3 शब्द रेखांकित हो सकते हैं, 1 रेखांकित भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो रेखांकित शब्द है उसकी हमें सबसे पहले पहचान करनी है, और उसकी पहचान करने के बाद हमें यह देखना है कि वह जो शब्द रेखांकित है वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है
क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मय आदि बोधक है, वो क्या है सबसे पहले उसको देखना है। और उसे देखने के बाद हमें ये पता लगाना है कि वो क्या चीज़ है। जो वह पता लगता है उसके आधार पर ही हम उसका पद परिचय देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले संज्ञा का पद परिचय पढ़ रहे हैं, तो हम संज्ञा का ही पद परिचय यहाँ बता रहे हैं पहले। उसके बाद आपको एक उदाहरण के माध्यम से सभी तरह के जो उदाहरण हैं संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण, उसके बारे में हम समझाएंगे। तो यह यहाँ रेखांकित मान लो अनीता किया गया है। तो अनीता क्या है? अनीता सबसे पहले हम देखेंगे अनीता क्या है, एक संज्ञा है। अनीता क्या है? संज्ञा है। हमें ये पता लग गया कि अनीता क्या है? संज्ञा है। तो हमें संज्ञा का पद परिचय देना है, मतलब अनीता संज्ञा जो है उसका पद परिचय देना है कि वह जो संज्ञा है वो लिंग है, वचन है, क्रिया है, और क्रिया से उसका क्या संबंध है, उसका कारक कौन सा है, वह कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, जो भी, तो उसका पद परिचय देंगे हम। तो अनीता का पद परिचय देने के लिए संज्ञा के पद परिचय में ये चीजें बतानी पड़ती है। बड़ा ही सरल है संज्ञा का भेद। अब अनीता यहाँ देखते हैं संज्ञा का कौन सा भेद है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इनके भेदों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, क्रिया के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इन सभी नामों की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अनीता क्या है इसमें? अनीता इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये ध्यान रखना, जिस शब्द का हम पद परिचय दे रहे हैं उसका भेद सबसे पहले आना चाहिए। मतलब संज्ञा का पद परिचय है यहाँ, क्योंकि सबसे पहले अनीता लिखा, यहाँ संज्ञा का पद परिचय देना है। तो संज्ञा जो अनीता है उसका भेद, संज्ञा का पद परिचय पहले आना चाहिए, उसके बाद के बिंदु बाद में आने चाहिए। वो बाद के जो बिंदु है वो आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु संज्ञा का जो पद परिचय दे रहे हैं तो संज्ञा का जो भेद है वो सर्वप्रथम आना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखते हैं? संज्ञा का भेद लिख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर कॉमा लगा करके लिंग। संज्ञा अनीता कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो स्त्रीलिंग है, तो यहां लिखेंगे हम स्त्रीलिंग। उसके बाद वचन, एक वचन है कि बहुवचन है? अनीता क्या है यहाँ? एक वचन। कारक कौन सा है इसमें? अनीता क्या है यहाँ? कर्ता कारक का कार्य कर रही है, इसलिए यहाँ ये कर्ता कारक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम कर्ता कारक। और फिर अंत में क्या लिखते हैं? संबंध। क्रिया आदि अन्य पदों से संबंध क्या है? ये क्रिया आदि अन्य पदों से क्या संबंध है अनीता का? यह है क्रिया कौन सी है? पढ़ रही क्रिया का अनीता क्या है? कर्ता। तो यहां हम लिखेंगे ये जो कर्ता कारक आया है इसी से संबंध हो जाता है, तो हम लिखेंगे पढ़ रही क्रिया का कर्ता। ये पद परिचय पूरा हो गया, पढ़ रही क्रिया का कर्ता। तो ये अनीता जो पद है इसका पद परिचय ये पूर्ण हो गया। इसी प्रकार इसमें दूसरा शब्द भी हमने पुस्तक रेखांकित किया है। तो पुस्तक क्या है? वही पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, तो यहां जातिवाचक लिखेंगे। और यहां लिखेंगे पुस्तक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? क्या लिखेंगे यहां? स्त्रीलिंग। और एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। और कारक कौन सा है? पुस्तक पढ़ रही है, तो पुस्तक में कारक कौन सा है? पुस्तक। पुस्तक को पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? पुस्तक। किसको पढ़ रही है? पुस्तक को। तो यहां कारक कौन सा हुआ? कर्म कारक। ठीक है। और संबंध क्या हो गया? संबंध, इस कर्म कारक का संबंध किससे? क्रिया से क्या संबंध है? तो यहां लिखेंगे पढ़ रही क्रिया का कर्म। पढ़ रही क्रिया का कर्म। अंत में लिख देंगे पढ़ रही क्रिया का कर्म। कौन? पुस्तक, क्योंकि यह कर्म कारक है, यहां कर्म कारक आया है। और क्या लिखेंगे? पढ़ रही क्रिया का कर्म। तो इस प्रकार से इसका ये जो पद परिचय पूर्ण हो जाएगा। यहां जो लिखा जाता है कारक, और इसी का संबंध हमें क्रिया से बताना पड़ता है। तो पढ़ रही, इसमें जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ रही। पढ़ रही क्रिया का कर्म। तो
इस प्रकार से हम देखेंगे तो यह पद परिचय पूरा हो गया, किसका? अनीता का और पुस्तक का। और इससे पता लग गया कि अनीता जो है वो इसमें स्त्रीलिंग है, वचन है, कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, कर्ता कारक है या कर्म कारक है, इसके बारे में हमें पता लग गया। और क्रिया से उसका क्या संबंध है? क्रिया से ये संबंध है कि पढ़ रही क्रिया का अनीता जो है करता है। ऐसी पुस्तक का संबंध क्या है? पढ़ रही क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार से हमें पद परिचय देना पड़ता है। तो ये संज्ञा का पद परिचय था। उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के बारे में आप जानते हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेदों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों के नाम भी हमें याद होने चाहिए। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है या निजवाचक है। तो इस प्रकार से इनके भेदों का नाम भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम पद परिचय देते हैं। तो उदाहरण में एक उदाहरण लिखा हुआ है, मैं प्रतिदिन घूमना पसंद करता हूँ। मैं प्रतिदिन घूमना पसंद करता हूँ। तो हमने इसको अंडरलाइन किसको किया है? मैं को, क्योंकि इसके अंदर ये सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का ही परिचय दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द कौन सा आएगा? मैं को यहाँ लिखेंगे, ये रेखांकित किया हुआ है। तो मैं का पद परिचय देंगे। मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पुरुषवाचक, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक के बाद वही चीज भेद लिख दिया, लिंग। मैं क्या है? मैं प्रतिदिन घूमना पसंद करता हूं। मैं क्या है? लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो यहां क्या लिख देंगे हम? पुल्लिंग। वचन एक वचन। मैं क्या है? एक वचन, ठीक है। उसके बाद कारक, मैं प्रतिदिन घूमना पसंद करता हूं। यहां मुख्य कारक कौन सा आएगा? मैं घूमना पसंद करता हूं। क्रिया को करने वाला कौन है? घूमने वाला कौन है? मैं। तो यहां क्या आएगा? कर्ता कारक। और अंत में संबंध। और क्या आ जाएगा? करता हूं या घूमना पसंद करता हूं, ठीक है। घूमना पसंद करता हूं, घूमना पसंद करता हूं या करता हूं का कर्ता। घूमना पसंद करता हूं क्रिया का कर्ता कौन है? मैं ही लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? घूमना पसंद करता हूं, या लिख सकते हैं करता हूं क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। इसका पद परिचय दे रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? पसंद करता हूं, घूमना पसंद करता हूं क्रिया का कर्ता, या लिख सकते हैं करता हूं क्रिया का कर्ता। तो ये मैं अर्थात सर्वनाम का पद परिचय हो गया। इसके बाद हम तीसरा भेद पढ़ेंगे, क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय तीसरा भेद है, क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में हम भेद, क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। लिंग, एक लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। वचन एक वचन या बहुवचन है। काल, क्रिया का संबंध काल से होता है कि क्रिया किस काल में, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, किस काल में संपन्न हुई है। तो इसलिए क्रिया के पद परिचय में ये काल का बिंदु और जुड़ जाता है। और वाच्य, क्योंकि काल होने के कारण वाच्य का संबंध भी काल से होता है। और क्रिया की प्रधानता पता की जाती है कि क्रिया को करने वाला, क्रिया का प्रधान कर्ता है या कर्म है या उसका संबंध किसी भाव से है। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो इसका वर्णन भी हमें देना पड़ता है। और संबंध वही क्रिया का अन्य पदों के बीच में क्या संबंध है। तो हम क्रिया का पद परिचय इस प्रकार से करते हैं। तो हमने यहाँ नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो हम यहाँ क्रिया का पद परिचय कर रहे हैं। तो क्रिया शब्द यहाँ कौन सा है? सुनाई। तो हमने इसको अंडरलाइन किया या फिर वाक्य के अंदर ये रेखांकित किया हुआ दिया जाएगा, तो आपको इसका पद परिचय देना है। तो सुनाई का पद परिचय देंगे। तो सुनाई एक क्रिया शब्द है, हमें पता लग गया। तो क्रिया का ही भेद सबसे पहले हम लिखेंगे, सकर्मक क्रिया। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, अकर्मक या सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है इसमें? सकर्मक क्रिया। कैसे? नानी ने बच्चों
बच्चों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई? कहानी। किसको सुनाई? बच्चों को सुनाई या कहानी को सुनाया। तो इस प्रकार से सहकर्मक क्रिया है और सहकर्मक क्रिया के अंतर्गत सुनाई जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कहानी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए इसमें क्या है? सुनाई स्त्रीलिंग है और कहानी सुनाई एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। और काल कौन सा है? भूतकाल। काल के बारे में हम बताएंगे भूतकाल। जैसे नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, सुना नहीं रही है, वर्तमान काल नहीं है, सुनाई भूतकाल, सुनाई जा चुकी है, इसलिए यहाँ भूतकाल आएगा। और उसके बाद कर्तृवाच्य है इसमें, क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाई, कर्ता के अनुसार क्रिया का यहाँ प्रयोग हुआ है तो यहाँ कर्तृवाच्य है। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? कर्तृवाच्य। और संबंध, क्रिया का अन्य पदों के बीच में संबंध। क्रिया तो ये दी हुई है, इसका अन्य पदों के बीच में क्या संबंध है? तो यहाँ जैसा कि संज्ञा के पद परिचय में हम लिखते थे क्रिया का कर्ता, तो इसमें क्या लिखना है? क्रिया दी हुई है तो इसका हमें कर्ता बताना है। नानी क्रिया, नानी कर्ता की क्रिया, क्योंकि क्रिया दी हुई है उसका विपरीत हो जाएगा। वहां हम लिखते थे क्रिया का कर्ता जो भी होता था, तो यहाँ क्या लिखेंगे? उस संज्ञा के भेद में हम ऐसे लिख सकते थे सुनाई क्रिया का कर्ता, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नानी कर्ता की क्रिया, नानी कर्ता की क्रिया। तो यहाँ कर्ता बता देना है, उस क्रिया से कर्ता का संबंध क्या है? नानी की कर्ता की क्रिया है ये सुनाई। और मुख्य कर्म, क्योंकि क्रिया का यहाँ कर्म से भी, सहकर्मक क्रिया तो कर्म से संबंध है, सहकर्मक क्रिया है तो कर्म से संबंध है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यहाँ कर्म पर पड़ रहा है। तो मुख्य कर्म क्या है? कहानी। और गौण कर्म क्या है? बच्चों को। इसमें गौण और मुख्य कर्म इसलिए आया है क्योंकि यह एक द्विकर्मक, सहकर्मक के भी जो भेद होते हैं, एक कर्मक या द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, नानी ने बच्चों को कहानी को सुनाया। तो यहाँ कहानी और बच्चों को दो कर्म है। मुख्य कर्म है कहानी और गौण कर्म क्या है? बच्चों को। तो यहाँ दो कर्म है, इसलिए दो कर्म यहाँ हमने यहाँ दो कर्म दोनों लिख दिए हैं। तो इसका सुनाई से संबंध हो गया, किसका? कर्ता का संबंध हो गया और कर्म का भी संबंध यहाँ बता दिया गया है। तो इस प्रकार से हम क्रिया का पद परिचय देते हैं। जहाँ एक क्रिया हो तो वहाँ, जहाँ एक कर्म हो वहाँ क्रिया से एक कर्म की ही पुष्टि की जाती है। जैसे नानी ने कहानी सुनाई, तो अगर नानी ने कहानी सुनाई हो तो आपको क्या लिखना है? नानी ने कहानी सुनाई। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मुख्य कर्म की जगह सीधा ही लिख दोगे कर्म कहानी, बस इतना ही लिख दोगे। अगर दो हो तो इस प्रकार से मुख्य कर्म और गौण कर्म बताने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ द्विकर्मक क्रिया हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बच्चों को। इसलिए यहाँ दो कर्म है, तो एक मुख्य कर्म का काम करेगा, एक गौण कर्म का काम करेगा। विशेषण का पद परिचय, 4 नंबर भेद है विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय देते समय हमें सबसे पहले विशेषण का भेद, फिर लिंग, वचन और विशेष्य बताना पड़ता है, क्योंकि विशेषण का संबंध विशेष्य से होता है, क्योंकि विशेषण किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द से बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले कविता ने जापानी गुड़िया खरीदी, ये उदाहरण दिया गया है, तो हमें विशेषण का पद परिचय देना है। इसमें विशेषण शब्द एक ही आपको दिखाई दे रहा है, जापानी, ठीक है, क्योंकि ये गुड़िया विशेष्य की विशेषता है। गुड़िया संज्ञा शब्द की विशेषता है, संज्ञा शब्द की विशेषता है, तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। हमें विशेषण का पद परिचय देंगे हम। सबसे पहले विशेषण का भेद, सबसे पहले क्या आएगा? विशेषण का भेद। विशेषण का कौन सा भेद है? विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें? इसमें विशेषण का भेद आ जाएगा जापानी। एक गुणवाचक विशेषण है जो गुड़िया की गुणों के बारे में या गुड़िया के बारे में बता रहा है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे? लिंग। लिंग क्या होगा? जापानी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त हुआ है या पुल्लिंग के लिए? तो स्त्रीलिंग के लिए हुआ तो स्त्रीलिंग लिख देंगे। और वचन,
एक वचन है कि बहुवचन है? गुड़िया खरीदी, एक वचन है। एक गुड़िया है तो एक वचन, तो यहाँ एक वचन आ जाएगा। उसके बाद विशेष्य बताना पड़ता है, तो यहाँ लिखेंगे गुड़िया विशेष्य का विशेषण। गुड़िया विशेष्य का विशेषण है ये, गुड़िया विशेष्य का विशेषण है, तो यहाँ गुड़िया विशेष्य हो जाएगा और विशेषण ये जापानी शब्द है। तो इस प्रकार से हम विशेषण का पद परिचय करेंगे। आगे आप देखिएगा, विशेषण के बाद आपका आ जाता है अव्यय। अव्यय का पद परिचय। 5 नंबर भेद। अव्यय के पद परिचय। अव्यय के पद परिचय देते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अव्यय का पद परिचय जब देंगे तो अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। तो हम पहले क्रिया विशेषण का करेंगे, फिर समुच्चय बोधक का करेंगे, फिर संबंध बोधक का, और फिर विस्मय आदि बोधक का, और फिर निपात का। तो हम सबसे पहले क्रिया विशेषण का पद परिचय करते हैं।